नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान का बही खाता खुला। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट का पिटारा लेकर विधानसभा पहुंची और बजट भाषण पढ़ा। पूरा बजट जो है वो पेश किया गया और इस बजट को एक तरीके से कहा जाए तो काफी खास माना जा रहा था, लेकिन इस खास बजट पेश होने के बाद से हंगामा भी खास हो रहा है। दरअसल राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट को सरकार ने ग्रीन बजट थीम दी थी, जिसका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होने का दावा किया गया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। स्टार्टअप्स को लेकर कई ऐलान दिया कुमारी ने इस बजट भाषण के दौरान किए। सरकार अगले 1 साल में 1.25 लाख भर्तियां करेगी, यह भी युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान था। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी, यह ऐलान बजट भाषण में किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन लगा दी कि ये 150 यूनिट सोलर पैनल लगाने वाले घरों को या परिवारों को दी जाएगी। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन भी देगी। वहीं जलदाय विभाग में 1,050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले 1 साल में 1500 हैंडपंप और 1000 ट्यूबवेल भी राजस्थान में लगवाए जाएंगे। वहीं राजस्थान में भी पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी, क्योंकि सरकार ने बजट में स्टाम्प ड्यूटी में ½ की छूट की घोषणा की। अभी देखिए, ग्रीन बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। सोलर पैनल लगाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। राजस्थान के नए जिलों को 1000 करोड़ का फंड भी अलोकेट किया गया। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 12,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ की ब्याज मुक्त फसली कर्ज जो है वो दिया जाएगा। 10 बड़ी घोषणाएं जो है हम आपको बता रहे हैं। कोटा में 150 करोड़ की लागत से स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 प्रतिवर्ष और गेहूं की एमएसपी 150 रुपए क्विंटल, ये बोनस है। एमएसपी पर जो बोनस है उसको 150 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो बढ़ाया गया है। तो ये ग्रीन बजट की 10 बड़ी घोषणाएं थी, लेकिन इस बजट के पेश होने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। बजट पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही, जरा सुनिए। के अंदर भावना हो बजट के लेकर कुछ पूछ सके, उनका जवाब दिया जाता, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे 1 वर्ष के अंदर आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं की जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया गया हो। एक बार सवाल अपनी तरफ से उपलब्ध करा दिए गए तो पत्रकारों के द्वारा उस चीज का भी विरोध किया गया था, तो उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाई। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी प्रेस को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी इन लोगों ने जो अनुमान लगाया था कि 2,65,000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होगी, वो इनको प्राप्ति नहीं हुई और 2,62,618 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये अपने जो राजस्व इनको आना था वहां तक नहीं पहुंच पाए और भारत सरकार की तरफ से पैसा ज्यादा दिया गया, उसके बावजूद जो इनका अनुमान था उसमें ये फेल साबित हुए हैं। 24-25 में भी जो राजस्व व्यय का लक्ष्य इन्होंने 3,34,796 करोड़ रुपए रखा था, वो भी उसमें से व्यय ये सिर्फ 2,94,557 करोड़ रुपए कर पाए, यानी वे भी ये पूरा नहीं कर पाए।
पूंजी खाते में प्राप्ति का जो लक्ष्य इन्होंने 2,64,787 करोड़ रुपए रखा था, वो लक्ष्य केवल 2,36,335 करोड़ ही ये अचीव कर पाए। 2024-25 राजस्व घाटा में 25,758 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 32,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी कि घाटा भी जो है, इनका जो टारगेट था उससे ज्यादा घाटा इस बजट के अंदर इनको हुआ है। राजकोषीय घाटा भी जो इन्होंने आज की तारीख में जो 70,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है, और 25-26 में जो इनका बजट है उसके एस्टीमेट के हिसाब से ये बढ़कर 84,643 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा ये घाटा। राजस्थान सरकार का जो कर्ज है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में सरकार का कर्जा 7.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कि हर एक राजस्थानी पे लगभग 1 लाख का कर्जा राजस्थान सरकार की तरफ से डाल दिया जाएगा। इतना कर्जा हर राजस्थानी के ऊपर होगा। पिछली बार 10 संकल्प इन लोगों ने बताए थे। अब की बार उन 10 संकल्प का कहीं भी वित्त मंत्री महोदय ने जिक्र नहीं किया है। सबसे पहली बात, बजट की जो रिप्लाई थी लास्ट टाइम, इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने घोषणा पत्र की 50% जो है घोषणाएं पूरी कर दी हैं, और अब जो है वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने 58% पूरी कर ली है। यानी कि पूरे एक बजट इनका निकल गया, सिर्फ 8% ही इनका घोषणा पत्र के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और खुद के बजट में इन्होंने मान लिया कि हमने 73% ही हमारा बजट पूरा हुआ है। तो 73% ये खुद ही मान रहे हैं, तो 100% ये कब पूरा करेंगे ये तो ये खुद ही बता सकते हैं। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि हम राजस्थान में इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाएंगे। तो फोर्स तो इन्होंने गठन कर लिया अक्टूबर 2024 में ही, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी ने उस दिन से आज तक इसकी कोई बैठक ली, या सिर्फ कागजों में बनाने के लिए इन्होंने ये टास्क फोर्स बनाई है? की स्थिति ये हो गई है कि पेंशन और सैलरी के पैसे इन लोगों के पास नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की बात कही गई थी राइजिंग राजस्थान के अंदर, उनका कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं किया कि उनको धरातल पे लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या बजट दिया जाएगा, किस प्रकार से उसके अंदर ये काम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बजट में एसेट मोनेटाइजेशन की बात कही गई है, यानी कि सरकार अपनी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचने का काम करेगी, उनको बेच के जो है पैसे लेके आएगी, उनसे राजस्थान सरकार अपना खर्चा चलाएगी। यह हालत इस सरकार की हो चुकी है। तो फिलहाल विपक्ष की तरफ से टीकाराम जूली ने सरकार को मौजूदा या यूं कहें कि नए साल के बही खाते के साथ साथ पुराने बही खाते में जो शामिल घोषणाएं, ऐलान और वादे थे वो भी याद दिलाए हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से बीजेपी के प्रवक्ता आरपी विजय साहब जुड़ गए हैं, गोविंद पटेल कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और दिनेश रनेजा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। शुरुआत मैं विजय जी आप ही से कर रहा हूं। सर, सरकार पीठ थपथपा रही है इस बजट को लेकर, बड़े बड़े दावे विधायक मंत्री करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूछ रहे टीकाराम जूली साहब, भाई पुराने वादों का क्या हुआ? पुराने वादे भी तो थे जो अधूरे रह गए। देखो भविष्य जी, मैं आपको सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपको पैनलिस्ट को, सबको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, जिन्होंने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो बजट तैयार किया, वो एक ऐसा संतुलित बजट है जिसके अंदर सभी का ख्याल रखा गया है। ये समावेशी बजट है, और सार्वजनिकताएं सर्वजन सुखाए के ध्यान को रख करके ये बजट बनाया गया है। जो हम बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उद्यमियों की बात कर रहे हैं, इन सबको
बहुत बढ़िया तरीके से इस बजट के अंदर दिया गया है। और जो ये कहते हैं, जो टीकाराम जूली जी जो बात कह रहे थे, मैं उसको सुन रहा था, उन्होंने ये पूछते, अगर कोई पत्रकार उनसे ये पूछते कि आपका 5 साल का बजट और हमारा ये 1 साल का बजट बराबर का है, क्योंकि इन्होंने तो 5 साल सरकार चलाई नहीं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो लड़ाई करने के काम किए थे, कुछ काम ही नहीं किया किसी भी तरीके से। लास्ट में जाकर के इन्होंने लास्ट के 6 महीने के अंदर कुछ घोषणाएं कर दी। उन घोषणाओं की पूर्ति हम कर रहे हैं, इसलिए हमको टाइम लग रहा है। हमारा बजट का इन्होंने जो घोषणा करी, हमने कोई कमी नहीं करी किसी भी चीज के अंदर। नाम चेंज किया, इन्होंने भी नाम चेंज किया था, नाम डेफिनेटली हमने चेंज किया होगा। बाकी काम में हमने कोई कमी नहीं रखी है, और जो कुछ बनता था वो सब कुछ दिया। अगर ध्यान से सुना होगा, अगर दिया कुमारी जी का भाषण, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था, सामने कहा था कि जो भी हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। वो तो खुद कह रहे हैं सर, अभी तो 73%, 8% का जिक्र किया। पिछली बार अब ये बताया गया था कि 50% जो है वादे मैनिफेस्टो के पूरे कर लिए गए। अब कहा जा रहा है कि भाई 8% और पूरे हो गए। वो पूरा डेटा टीकाराम जूली साहब ने सामने रखा है। भाई ये तो आप ही मान रहे हैं कि पुराने वादे अभी मैनिफेस्टो के जो है वो पूरे नहीं हो पाए। भविष्य जी मैं आपको बताऊं, देखो विपक्ष का काम है, अगर आज आपके किसी भी, जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता को छोड़ो, आप जो आम पब्लिक जो कह रही है, अगर मैं अभी 4 चैनल पे जाके आया हूँ, 4 चैनल के अंदर क्लियर कट ये बात बोली है, सभी ने इसकी बढ़ाई करी है बजट की। अब विपक्ष का काम तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। हम भी विपक्ष में होते तो क्या करते हैं? देखो वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। बट मैं कहता हूं कि राजस्थान की पब्लिक के लिए ये बजट है। ये अगर अपने आप को आम आदमी नहीं मानते और सिर्फ नेता मानते हैं तो बात अलग है। अगर ये आम आदमी मानते हैं तो आम आदमी के लिए ये बजट है, और बहुत ही अच्छा बजट दिया है। ठीक है सर। रही बात, अगर ये कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, क्या नहीं आएगा, ऐसी भी चर्चा चल रही है, तो मैं कहता हूं पैसे की में साफ दिया हुआ है। FRBM के हिसाब से जो नॉर्म्स है उसको हमने फॉलो किया है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और कहां हमने कमी रखी, इनको ये कहो कि आप पुरानी बातों में मत जाओ। ये तो मैं आऊंगा सर, ठीक है विजय साहब, मैं आऊंगा आपके पास। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और राजस्थान पर 7.25 लाख करोड़ का जो कर्ज बढ़ा हो चुका है बढ़कर, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन एक एक प्रतिक्रिया मैं सबसे ले लूं। कांग्रेस की तरफ रुक कर रहा हूं। गोविंद पटेल साहब, भाई क्या ये रटाया एक टेम्पलेट बन चुका है कि कोई भी बजट पेश हो, विपक्ष में जो रहे वो कह दे कि देखिए भाई बजट खोखला है, थोथा बजट है। वही काम टीकाराम जूली एक बार फिर कर रहे हैं। भाई कई घोषणाएं की गई हैं किसानों को लेकर। आप देखिए किस तरीके से ऋण मुक्त ब्याज देने का वादा किया गया है, गेहूं पर MSP पर बोनस बढ़ाया गया है। ये तमाम ऐसी चीजें, युवाओं के लिए नौकरियों का 1.25 लाख नौकरियों का सरकारी क्षेत्र में और 1.5 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियों का दावा किया कि तमाम चीजें हैं, तमाम ऐलान है। फिर भाई विपक्ष को केवल क्या नेगेटिव ही नजर आता है? देखिए भविष्य जी, पहली बात तो बजट अगर स्वागत करने योग्य होता तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करते। लेकिन जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि हमने पूरी घोषणाएं की हैं, तो मैं इनकी पिछले बजट की घोषणाओं को हमने पूरा किया है। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो जो गेहूं की बात कर रहे हैं, हम गेहूं के लिए इनकी सरकार ने कहा था कि हम 1 क्विंटल का 2700 रुपए देंगे। इन्होंने क्या दिया था? 150 रुपए बढ़ाए हैं। तो किसान क्या इस छोटी छोटी चीजों के लिए, जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो तरसता रहेगा। दूसरा, जो किसान सम्मान निधि थी उसकी इन्होंने कहा था कि हम 12,000 रुपए करेंगे, तो इन्होंने क्या किया? उसको 9,000 रुपए किए। तो ये सरकार तो वादे करके मुकर रही है। हम आरोप लगा रहे हैं, हम सच्चाई के साथ आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसी घोषणाएं जो पिछले इन्होंने बजट में की थी भविष्य जी, वो अभी तक धरातल पे भी नहीं उतरी है। उसमें सबसे बड़ी घोषणा मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था कि हम जो सीकर चूरू है वहां यमुना का पानी जो लेकर आएंगे, उसको लेकर DRP जो बनेगी वो भी अभी तक नहीं बनी है, DPR। और किस आधार पे कह रहे हैं कि साहब हमने पूरे वायदे कर दिए। इन्होंने कहा था हम हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे।
इनके सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और इनके नेताओं के अलग अलग बयान आए और अब आज कह रहे हैं कि साहब हमने 59,000 युवाओं को रोजगार दिया है। तो ये किस तरह से युवाओं की बात कर रहे हैं? पिछले एक साल से 5,000 युवा मित्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कांग्रेसी बताकर हटा दिया, उनकी सरकार ने कहीं बात नहीं की। और ये बार बार जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, हमने आरोप लगाए, तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं और हम वही चीज कह रहे हैं जो जनता की आवश्यकता थी। इन्होंने पेंशन को, जो पेंशन का जो प्रावधान था उसमें यह था कि हर साल 15% बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसमें क्या हुआ साहब, इन्होंने 1150, 1250 रुपए कर दिए, जबकि वो 1300 रुपए होना था। किसानों के इन्होंने ऋण की बात की, लेकिन किसान है वो उम्मीद कर रहा था कि मुझे ऋण मुक्त किया जाएगा, कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन इनकी सरकार ने वो भी नहीं किया जी। और जो शेखावाटी क्षेत्र में जो खाटू श्याम जी जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पिछले बजट के 100 करोड़ रुपए आए थे, 1 रुपया भी वहां लगा नहीं है। भविष्य जी, अभी सामने मेला आ रहा है, मेले में कम से कम 50 लाख श्रद्धालु आएंगे, तो इन्होंने तो श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की उसको लेकर? तो ये इस तरह की बातें हैं जो सत्ता पक्ष पे विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो तथ्यहीन नहीं है। हम तथ्यों के साथ लगा रहे हैं और हम इन्हीं के वादे इनको याद दिला रहे हैं ताकि इनको याद आए और ये जो थोता पुलिंदा घोषणाओं का ये पेश कर रहे हैं उससे ये बाज आए और धरातल पे आके काम करे। ठीक है सर, भविष्य जी मैं लौटूंगा। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आपने पूरा बजट भाषण सुना होगा, आज क्या कुछ ऐलान हुए हैं। अब ऐसे में देखिए, विपक्ष की तरफ से वही एकदम प्रेडिक्टेबल जो है स्थिति है कि भाई आरोप लगा रहे हैं कि तोता पुलिंदा है आंकड़ों का। क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? ये देखिए भविष्य जी, विपक्ष का काम है हर चीज की प्रतिक्रिया, उल्टी प्रतिक्रिया देना, ये इनका काम है। बाकी राजस्थान का जो बजट है, हमेशा जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया जाता है उससे थोड़ा भिन्न बजट है। इसमें मुख्य बातें किसानों की तो हर बार हम उठाते आए हैं, किसानों की ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इन लोगों ने नए बजट में नए प्रावधानों को पेश किया है। जैसे हर जगह रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना, जिस तरह नारी के साथ प्रताड़ना हो रही है, हर ब्लॉक स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना करनी है। 8 नवीन जिलों के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान जो किया गया है। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह आनंद फानंद में नए जिले घोषणा कर दी थी और उसके बाद उनके ऊपर जो कार्य करना था वो बीजेपी सरकार ने किया है। घोषणाएं तो बहुत अच्छी हुई है, घोषणाओं की तरफ राजस्थान ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। घोषणाओं को पदार्पण किस प्रकार से किया जाएगा ये देखने वाला विषय होगा। अभी तक जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं, 50-50 रुपए की बातों को लेकर जैसे उठाया है, 1250 की बात अभी अपने कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे कि 1250 कर दिए हैं, 1300 होना चाहिए था, 50 रुपए गैप है, उस गैप को लेकर ये उठा पा रहे हैं। दूसरे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में भी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है, जो पूर्व में बजट में जो घोषणाएं की गई थी उन्हीं को धीरे धीरे अपने प्रारूप तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से किसानों के जो गेहूं के मूल्य की जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब जो हमारी अभी बात बता रहे थे कि भाई 2700 रुपए होनी चाहिए थी और 250 के करीब उसको पहुंचा दिया गया है, तो अगले बजट सत्र में हो सकता है कि उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। इनकी जो घोषणा पत्र जो चुनाव के घोषणा पत्र में था, उसे धीरे धीरे 5 वर्ष में किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उसी के अनुरूप ये घोषणा जो बजट है, बजट सत्र चल रहा है। आप देखिए 20 लाख महिलाएं लखपति, जैसे पिछली बार 5 लाख महिलाओं के लिए घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण 1 लाख की जो इन्हें न्यूनतम 1% न्यूनतम और सब्सिडी दी गई है, ब्याज पे 2.5% से घटाकर उसे 1.5% पे कर दिया गया है, वो घोषणा। दूसरा, हमारे घुमक्कड़ जाति जैसे बंजारा जाति है, हमारे जो दूसरी जितने भी घुमक्कड़ जाति हैं, गाड़ोतिया लोहार जाति है, इन लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। इन्हें इनके जो उद्योग धंधे उनको बढ़ाने के लिए इनके अलग से पैकेज दिए जाएंगे। दूसरा, जो
युवाओं के रोजगार की बात चल रही थी। पहले 1 लाख भर्तियों की घोषणाएं थी, अब उसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। 1.5 लाख के बाद में 1.5 लाख निजी क्षेत्र में भी बढ़ाया गया है। उसके ऊपर भी ध्यान देने योग्य है। आंगनबाड़ी क्षेत्रों में बच्चों के लिए जो बच्चों का जो हम कहते हैं, हमारे मारवाड़ में कहावत है कि मकान की मजबूती तब तय होती है जब उसकी नींव मजबूत हो। हमारे गांव खेड़ों के अंदर आंगनबाड़ी का एक बहुत बड़ा विशेष योगदान रहता है। महिला सशक्तिकरण और बच्चों के जो बाल सशक्तिकरण है, उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है आंगनबाड़ी केंद्रों का। तो वहाँ 5 दिन दूध पिलाया जाएगा। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनकी सैलरी में जो इजाफा हुआ है, ये सारी चीजें अमूमन मतलब बड़ा बड़ा अगर देखा जाए विकास भविष्य जी, तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर दी गई है, लेकिन इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार किस तरह से कटिबद्ध है और किस तरह से आगे योजनाओं को क्रियान्वयन करती है, ये देखने वाला विषय होगा। ठीक है बाकी सर। कांग्रेस से जितने भी जूली जी की तरफ से जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए, अगर उनका भी हम सही तरीके से विश्लेषण करें तो उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो वादे किए उनमें अगर 70% भी अगर उन्होंने पूरा किया 1 वर्ष में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी जी। इसे एकदम नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक सर, मैं लौटूंगा आपके पास। आकाश जिंदल साहब भी जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 राजस्थान पर। पहली प्रतिक्रिया सर, बजट भाषण आपने सुना होगा, तमाम ऐलान जो घोषणाएं हुई हैं उनसे वाकिफ होंगे। किस तरह का बजट है एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि देखिए एक तो सेट टेम्पलेट बन चुका है मौजूदा समय में बजट के लिए। सत्ता पक्ष कहेगा देखिए समावेशी बजट है, विपक्ष कहेगा भाई आंकड़ों का थोथा पुलिंदा है। ये तो सेट टेम्पलेट हो चुका है, लेकिन अर्थशास्त्री आप हैं, थोड़ा समझाइए किस तरह का बजट आप इसको मानकर चल रहे हैं। क्योंकि टीकाराम जूली विपक्ष ये कह रहा है कि भाई पुराने वादे तो अभी पूरे नहीं हुए, नए वादों का क्या, ऐलान कर दिए गए, अभी पुरानों का हिसाब मांग रहे हैं वो। जवाब है भविष्य जी। सबसे पहले तो जी। लगातार मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट और स्टेट गवर्नमेंट के बजट सब पे सरकार को आग्रह करता आया हूं कि आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट दीजिए 1 साल बाद। जी। जो भी आपने बजट में कमिट किया, आप फैक्ट शीट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट दीजिए दैट दिस इज व्हाट वाज कमिटेड एंड दिस इज व्हाट हैज बीन डिलीवर्ड। तो राजस्थान की बीजेपी सरकार, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनको भी यही कहूंगा कि आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट दीजिए कि क्या आपने जो है पहले जनता को कमिट किया था और क्या उसमें से डिलीवर किया, और अगर कुछ नहीं डिलीवर हो पाया तो क्यों नहीं डिलीवर हुआ और कब तक डिलीवर होगा। अब आ जाते हैं बजट पे। बजट आपने बिल्कुल कहा, सत्ता पक्ष और साथ ही साथ जो है ऑपोजिशन, दोनों का अपना अपना व्यू है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। मेरा व्यू इन दोनों से हटके है। देखिए बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है इनकम। अब सबसे पहले एक्सपेंडिचर सेक्शन को जो है देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर में कुछ ग्रोथ की चीजें होती हैं, कुछ रिलीफ की चीजें। एक्सपेंडिचर में ये बजट काफी अच्छा है। देखिए सबसे पहले जयपुर मेट्रो का एक्सपेंशन बहुत ही बढ़िया, आई थिंक बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इससे बहुत फायदा होगा जयपुर के आम आदमी को, राजस्थान की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। उसके बाद ग्रीन थीम इटसेल्फ एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। उसके अलावा हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि में जो है इंक्रीमेंट, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन ये विजनरी चीजें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट। आई थिंक ओवरऑल एक्सपेंडिचर और डिप्लॉयमेंट फ्रंट पे अच्छा है, लेकिन बजट में जहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है वो है इनकम फ्रंट पे। जी। आज की तारीख में हमें देखना पड़ेगा कितना लोन है, कितना डेफिसिट है। अब बजट की अच्छी अच्छी चीजें हो गई कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सब चीजें करने के लिए, और सरकार की भावना अच्छी है, मैं सरकार की तारीफ करूंगा बीजेपी गवर्नमेंट की, उनकी भावना अच्छी है, जन कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, राजस्थान को एक बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। उसके लिए चाहिए पैसा। क्या रिसीट और इनकम साइड पे बजट उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है? वहां बजट में कई चीजें यही तो कह रहे थे ना सर बीजेपी के टीकाराम जूली, यही तो देखिए वो पूरे आंकड़े लेकर बैठे। वो कहे जो राजस्व प्राप्ति होनी थी उस आंकड़े, अनुमानित राजस्व प्राप्ति के आंकड़े तक को हासिल नहीं कर पाए। फिजिकल डेफिसिट बढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा, और यह जो राजस्थान पर कर्ज है ये बढ़कर 7.25 लाख करोड़ का हो गया है। तो वही मेरे क्वेश्चन है। देखिए अब कर्ज बढ़ता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ती है। इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, स्टेट की कमाई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है, जो जनता के वेलफेयर में काम होना था। फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, कहीं तो दर्शकों को फर्क समझा देता हूं, बट मोटा मोटा समझ लें, सरकार की कमाई और खर्चे का जो गैप है। अब फिजिकल डेफिसिट तो कम होना चाहिए था,
अब यहाँ पे आ जाता है, राजस्थान के अंदर मेरे हिसाब से बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, इनकम बढ़ाने का। अगर इनकम बढ़ा लेंगे, आपका फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हो जाएगा, लोन अमाउंट भी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो वहां बजट के अंदर मेरे ख्याल से कुछ गुंजाइशें हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, राजस्थान का यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे हिसाब से आईटी और बीपीओ को लेके जयपुर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती थी। जो कुछ हमने गुरुग्राम में होते हुए देखा है, जो पुणे में होता हुआ देखा है, हमारे जो बाकी मित्र है वो राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें, मैं राजस्थान इकोनॉमी के साथ साथ नेशनल इकोनॉमी से इसे इंटीग्रेट करता हुआ बात करूंगा। जो हमने देखा है बेंगलुरु में, अब राजस्थान का यूथ टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, तो आईटी और बीपीओ की बहुत अच्छा काम राजस्थान में हो सकता है। राजस्थान में मानता हूं कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो नहीं लग सकती, टॉपोग्राफी ऐसी नहीं है, उसके लिए जितना एफर्ट होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा। इंडस्ट्री के लिए जितनी एलोकेशन होनी चाहिए थी उसमें और ऐड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को मैं ये कहूंगा कि आपके बजट को मैं 100 में से 75 नंबर देता हूं। अच्छा बजट है, बढ़िया बजट है, आपकी भावना जन कल्याण की है, आपकी भावना ग्रोथ की है, इस चीज में आपके साथ हूं, पब्लिक के फायदे के लिए। लेकिन उसके लिए जो इनकम पे आपको काम करना चाहिए था, उस पे काम करने की और जरूरत है, क्योंकि डेफिसिट को कंटेन करना बहुत जरूरी है। डेफिसिट कंटेन करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, आपका लोन भी कम हो जाएगा, और आपके पास जनता को सहूलियत देने के लिए, जनता को आपको वायदे पूरे करने के लिए और जनता को रिलीफ देने के लिए आपके पास और पैसा आ जाएगा। साथ ही साथ आप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर पाएंगे। मान लीजिए अब इंडस्ट्री पे और एलोकेशन आता है, ठीक है, अब राइजिंग राजस्थान तो सबने देखा है, जो है और एलोकेशन आता है तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। आईटी बीपीओ पे एलोकेशन आता है तो उससे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अभी भी राजस्थान का यूथ हमने देखा है, बहुत यूथ को बाहर जाना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, जबकि राजस्थान के जो लोगों की एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी है वो दुनिया में किसी से छुपी हुई नहीं। राजस्थान के लोगों ने कभी कोलकाता में जाके, कभी नॉर्थ ईस्ट में जाके, मुंबई में जाके कारोबार में जो झंडे गाड़े हैं, उसको तो देश सलाम करता है पूरा, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बजट के अंदर ओवरऑल 100 में से 75 नंबर दूंगा। अच्छा बजट है, बढ़िया बजट है, बट इनकम अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए था जी, ऐसा मेरा मानना ठीक है है। सर। दूसरा, डेफिसिट रिडक्शन को लेके ज्यादा काम होना चाहिए था। तीसरा, लोन रिडक्शन पे ज्यादा काम होना चाहिए था। ये कुछ मेरी सजेशंस हैं बीजेपी सरकार। बिल्कुल ठीक है सर। आरपी विजय साहब, भाई ये डेफिसिट कंटेंट किस तरीके से होगा, इंटरेस्ट लायबिलिटी किस तरह से कम होगी, अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर जो ऐलान और घोषणाएं हैं इनको पूरा कैसे करेगी सरकार, जो सवाल टीकाराम जूली पूछ रहे हैं पिछली घोषणाओं को लेकर। दूसरा, बड़ी बड़ी वादे, बड़े बड़े घोषणाएं, नाम नया दे दिया गया ग्रीन बजट, लेकिन बात किसानों की आएगी तो किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल साहब उठा रहे हैं, वो सवाल भी उठेगा कि भाई किसान तो वहां पर राहत की एक जुगत लगाए, एक आस लगाए बैठे हुए थे। गेहूं की फसल पर बोनस के अलावा किसी और फसल की एमएसपी का जिक्र नहीं हुआ। इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है सर। क्या सिर्फ ऊपरी तौर पर बड़ी बड़ी घोषणाओं से, ऐलानों से सजा करके ये पोटली तैयार की गई, या इसके अंदर कुछ है? भविष्य जी, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस डेफिसिट को कंटेन करने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 6% के आसपास था, उसको घटा करके 4% पे लेके आए हैं। 2% का इंटरेस्ट रेट हमने कम करवाया, तो डेफिनेटली उससे हमारा ये बर्डन खत्म होगा। और जो हम गोविंद पटेल जी को बता दूं कि जब हमने सत्ता छोड़ी थी 2018 के अंदर जी, तब वह 35,000 से 39,000 रुपया कर्जा था पर व्यक्ति, वो इन्होंने बढ़ा करके 17,000 कर दिया। इनके 5 साल में 17,000 हो गया। 70-71,000 के आसपास इनके टाइम पे हो गया था। अब 72,000 अगर आज हो गया तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बजट का भी स्कोप बढ़ता जा रहा है। आज बजट क्या था इनके टाइम पे, आज बजट क्या है? आज 5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि भाई क्या होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर जगह आएगा, वो कोई कंटेन वो रोक नहीं सकता, उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता जी। तो इनको ये सोच, मैं कहीं ये नहीं कर रहा। देखो, अगर कोई भी अगर त्रुटि है, कोई गलतियां रही है, कुछ हुआ है, तो सुधार करने के लिए आप सुझाव देते, सुझाव दो। अभी आपके पास टाइम है। बजट एक्चुअली क्या 3 दिन के इनको चांसेज मिलेगा, 3 दिन मिलेगा बजट पे डिबेट करने के लिए। तो इनका जो भी अगर कंसर्न है और जेन्युइन कंसर्न है तो सरकार उस पर उचित कार्यवाही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बट
प्रैक्टिकल होनी चाहिए, करने वाले काम होने चाहिए। सिर्फ बुराई करने के लिए बुराई करो वो नहीं ठीक सर, नहीं है। कोई प्लान ऑफ एक्शन भी तो होना चाहिए ना भाई। फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ रही है, तमाम मैं चीजें हैं जो अभी जिंदल साहब भी बता रहे थे, तमाम जब मैं आपको कह उसको रहा हूं- लेकर कोई अरे सर सुनो मेरी बात को, जी। ये क्यों बढ़ता है? जब आपका अगर लोन बढ़ता है तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, लोन की किस्त भी बढ़ती है। जी। वो क्यों बढ़ती है? कि इन्होंने उस समय डबल कर दिया, लोन का अमाउंट ही डबल कर दिया, इन्होंने ले लिया। इन्होंने इनका फिस्कल डेफिसिट, इनका फिस्कल मैनेजमेंट इतना खराब था जो समझ में ही नहीं आया। अब उसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। इन्होंने 5 साल क्या किया? इन्होंने रेवेन्यू पे ध्यान दिया, इन्होंने खर्चा करते गए, और वो खर्चा भी क्या मैं आपको कहूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इन्होंने किया नहीं, इन्होंने किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली आप भी जानते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो फिर भी रेवेन्यू आती है, बट रेवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर हो गया, वो खत्म हो गया, वो जुड़ गया, उसके लिए इन्होंने कर्जा लिया था। उस कर्जों को चुकाने के लिए हमको टाइम चाहिए। पिछली बार भी हमने आपको कहा था 1,60,000 करोड़ का हमने कर्जा चुकाने की बात करी थी, वो हमने चुकाया है, और धीरे धीरे करके इसको कम कर रहे हैं। फिर भी डेवलपमेंट के लिए कोई कर्जा लेते हैं, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई कर्जा लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट हाँ रेवेन्यू डेफिसिट मैं कहता हूं कम से कम हमको रोकना चाहिए। बाकी फिस्कल डेफिसिट देखो क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर तो हमको खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर हम इसको खर्चा नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे रेवेन्यू के सोर्स नहीं बनेंगे, तो हमको करना ही पड़ेगा। ये तो हमारे जिंदल साहब से आप बात करेंगे तो ये बताएंगे कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो वो अच्छा ही होता, स्वास्थ्य के लिए वो खराब नहीं होता है, बट अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर देते हैं वो खराब होता है। रही बात बजट में तो सभी को दिया है, ऐसी कोई चीज अगर ये कोई लेकर के बैठ जाए कि इन्होंने ये प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, मैं कहता हूं ये बजट तो एस्टिमेट है सर। बजट क्या होता है? बजट इज नथिंग मोर देन एन एस्टिमेट। तो एस्टिमेट जो होता है वो तो होता है, फिर भी अगर हमने 70% गेन कर लिया, 70% काम कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, इनके टाइम पे इनसे पूछो कि गोविंद पटेल जी से पूछो कि इनके टाइम पे क्या होता था जी। आज की तारीख में मैं इनकी बात सही कह रहा हूं। हमारे जो जिंदल साहब ने बोला कि एक परफॉर्मा होना चाहिए कि 1 साल खत्म हो गया, उसके बाद में आपके क्या अचीवमेंट्स, आपने क्या प्रॉमिस किया था और कितना आपने किया। इस बात का मैं कहता हूं कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं कहता हूं कि सिर्फ बजट को बुराई आप इसलिए करो कि आप विपक्ष में बैठे हो। जब आम आदमी, मैं कहता हूं आम आदमी है या आम जनता है, वो ये इसकी बढ़ाई कर रही है और सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ हो सकता है कुछ रह गया हो तो आप बात करें। आपको जब बजट में 3 दिन की डिबेट मिलेगी, उसके अंदर विपक्ष, इनको रचनात्मक विपक्ष का रूप लेकर के काम करना चाहिए। कोई कमी है तो उनको बतानी चाहिए। बजट कौन सा खत्म हो गया, कुछ सुधार ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हो, उससे पहले मैं गोविंद जी के पास जा रहा हूं। सर आकाश जी मैं आऊंगा आपके पास, जरा एक जवाब मैं गोविंद जी से ले लूं। गोविंद जी भाई देखिए, पिछली सरकार में जिस तरह की फ्री की रेवड़ियां बांटी गई, यही कहना चाह रहे हैं ना बीजेपी की तरफ से विजय साहब? हाँ मैं बताऊं, इन्होंने और उसके लिए जो कर्ज लिया गया, अब उसको चुकाने के लिए सरकार को वक्त लगेगा। ये लोन जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ी, जो एक कर्ज राजस्थान पर बढ़ा 7.25 लाख करोड़ का जिक्र टीकाराम जूली साहब कर रहे हैं, भाई ये नतीजा किसका रहा? अब ऐसे तो कर्ज लेकर आप घी पीते रहिए, अब चुकाना तो राजस्थान की जनता को पड़ेगा। अब पिछली सरकार में रेवड़ियां आप बांटते रहे, अब आप आज की सरकार से जिसे आए हुए 1 साल हुआ है, आप उससे सवाल कर रहे हैं कि भाई ये इंटरेस्ट लायबिलिटी किस तरह से बढ़ गई है, ये कर्ज क्यों बढ़ गया है? देखिए भविष्य जी, सबसे पहले तो सरकार का ये दूसरा बजट है जी, और जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता आरपी विजय जी हैं, वो अपनी सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए विपक्ष की प्रवृत्ति सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम 150 बिजली की यूनिट फ्री देंगे, और लेकिन उसमें इन्होंने कंडीशन डाल दी कि जो सोलर प्लेट लगाएंगे, जो सोलर लगाएंगे उनको ही हम देंगे। एक चीज बताइए, जो गरीब परिवार है, जो गरीब तबका है, वो सोलर लगाने का पैसा कहां से लाएगा? पहली चीज। दूसरी, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट फ्री दिए थे। तीसरी, जो किसानों के लिए हमने 2000 यूनिट फ्री किए थे, उसको लेकर इनकी सरकार ने कोई तरह का अभी बयान नहीं दिया कि उसको लेकर हमारा क्या रहेगा। दूसरा, जो अभी दिनेश जी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने सारे वायदे पूरे किए हैं लगभग, तो ये राजनीतिक विश्लेषक कम और भाजपा प्रवक्ता के तौर पे ज्यादा बात कर रहे थे
तो मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूं कि पिछली बजट की घोषणा में इन्होंने कहा था कि हम रोडवेज में 500 बसें नहीं, वो जो तो शहरी सर क्षेत्र है, गोविंद उसको पटेल साहब वो देंगे। तो कह रहे हैं 70% हुए और 70% पर अपनी पीठ 500 थपथपा रहे हैं। सर मैं जो जरूरत की बात है वही बता रहा हूं भविष्य जी। 500 रोडवेज बसें शहरी क्षेत्र को देंगे, 500 बसें सिटी बस देंगे, लेकिन वो 1000 बसें अभी तक नहीं आई, ना इन्होंने उसके बारे में बात की। तो इस तरह में किस तरह से इन्होंने अपना जो डेटा पेश किया है कि किस तरह से इन्होंने वो पूरे आंकड़े क्लियर किए हैं, वो तो भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल जी बताए या इनकी वित्त मंत्री बताए, लेकिन आरपी विजय जी ने तो सरासर विपक्ष के ऊपर आरोप लगा दिया कि साहब इन्होंने ऐसे कर दिया। आपकी सरकार आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गए और आप कह रहे हो कि पिछली सरकार में लड़ाई झगड़े होते रहे। तो साहब आपके जो मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा जी, वो तो हमेशा जब से आपकी सरकार बनी तब से रूठे हुए हैं, वो तो तब से रूठे हुए हैं। तो उसका क्या है, जो उसके पास जो विभाग है उसका वो जवाब देने के लिए सदन में नहीं आते, वो किसी व्यक्ति विशेष को अपॉइंट कर देते हैं कि साहब इनको मैं नियुक्त करता हूं। तो ऐसे में कैसे सरकार चलेगी। दूसरा, जो जिले और संभाग इन्होंने खत्म किए, दिनेश जी भी कह रहे थे कि इनकी सरकार ने ऐसे ही जिले बना दिए। भाई हमने पूरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे जो प्रशासनिक जो तैयारियां होती है उसी आधार पे जिले और संभाग बनाए थे जी। सभी जिलों और संभागों में हमने कार्यालय खोल दिए थे। वहां जो नियुक्तियां हैं, वो जो नियुक्तियां हैं अधिकारियों की, वो नियुक्तियां कर दी थी, सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। ये जिले और संभाग एक राजनीतिक द्वेषता के कारण खत्म हुए थे। इन्हीं के मंत्री जो जाबर सिंह खराजी है, उन्होंने कहा था कि साहब शेखावाटी की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में परिणाम है वो इनके अनुरूप ही आया था। इन्होंने जैसा सोचा था वैसा आया नहीं। वो तो आरोप लगा रहे सर, आपने तो जिलों का ऐलान कर दिया, लकीरें खींच दी कागजों पे, लेकिन फंड का एलोकेशन तो किया नहीं। अब कैसे चलेगा जिला। बिल्कुल किया है, हमने फंड भी जारी किया है, जिले में अधिकारियों की भी नियुक्ति की है, उनके लिए बैठने के लिए कार्यालय भी दिए हैं, लेकिन ये पूरी एक राजनीतिक द्वेषता के चलते इन्होंने जिले और संभाग खत्म किए हैं। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि अगर इस बजट में कुछ स्वागत योग्य होता तो हम बिल्कुल स्वागत करते। मेरे पास ऐसे अभी जानकारी है कि इतनी सारी जो मुख्य योजनाएं हैं उनको इन्होंने ना तो ये बताया कि साहब वो धरातल पे क्यों नहीं उतरी, ना इनके बारे में जानकारी ये दी कि आगे उनकी क्या रहेगी। इन्होंने तो बस घोषणा पे घोषणा कर दी। जो आकाश जिंदल जी ने अभी कहा कि सरकार को बताना चाहिए, तो मैं विपक्ष यही तो जानना चाह रहा है। अभी मैं बताऊं आपको, जैसे जयपुर में जालाना में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पर काम शुरू नहीं हुआ, उसकी घोषणा इन्होंने पिछले बजट में की थी। नाहरगढ़ में जैविक उद्यान में 20 करोड़ की लागत से वॉक इन अवेसी की घोषणा की गई थी, वो अधूरी है। और हिंडौन बयाना करौली मार्ग के बीच बाईपास जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं, गिनाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सत्ता पक्ष तो मान रहा है ना सर। मैं तो पहले वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया, वो तो बजट भाषण में कह दिया गया, वो तो कह दिया गया ना, वो मार्जिन है, वो मार्जिन लेकर सरकार चल रही है। और तो हर कोई बोल रहा है कि 70% 73% जो है काम पूरे हुए। खैर मैं लौटूंगा, जिंदल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं गोविंद पटेल साहब में लौट रहा हूँ। जिंदल साहब कुछ कहना चाहते, बोलिए सर। देखिए, विजय साहब ने कुछ बातें कही हैं, उनको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी। पहली बात जो विजय साहब ने कही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इनकी सरकार, बिल्कुल मैं इनकी सरकार का इस बात पे समर्थन देता हूं कि अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैपेक्स के ऊपर फोकस कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सर लोन लेकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहेंगे तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, कर्ज लेकर घी पीने वाली बात। भाई ये तो राजस्थान की जनता की जेब से जाएगा जी। मुझे बात पूरी करने देंगे? बिल्कुल सर, पूरी कीजिए तो होगा। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। बोलिए सर। अगर अनलेस यू अलाउ मी टू स्पीक, नहीं सर बोलिए। मैं उसी पे आ रहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरोइंग जो है आइडियल तरीका नहीं है फंडिंग का। चलो आपने इंटरप्ट कर दिया, मैं पूरा कर देता हूं जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आई एम विद देम, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है और इन्हीं की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करके आज हमें
दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है, और इन्हीं के सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज हमें दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया है, बड़ी इकोनॉमी में से। 2023-24 में सेंट्रल का आपको डेटा दे दूं, 8.2% जीडीपी ग्रोथ रही है, विच इज हायर देन अमेरिका, चाइना, जर्मनी एंड जापान, द 4 बिग इकोनॉमीज। इश्यू क्या है भविष्य जी, वहां मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, आई एम टोटली विद यू भविष्य जी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग आपने कैसे करनी है। अब ये जहां विजय साहब कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग हमने डेट से करनी है, वहां मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं। आप स्टेट की इनकम बढ़ाइए ना, वही मैं शुरू से कह रहा हूं, स्टेट की इनकम क्यों नहीं बढ़ा रहे? स्टेट की इनकम के अंदर कितना ग्रोथ आ रहा है? क्या जिस तरीके से हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से इनकम के अंदर इंक्रीमेंट आया है? वेलफेयर स्कीम, ग्रोथ स्कीम पे आप बहुत खरे उतर रहे हैं, बट बजट का जो दूसरा हिस्सा है आप ही की सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप देखिए इनकम जनरेशन के ऊपर भी फोकस हो रहा है। यहाँ इनकम जनरेशन के ऊपर फोकस में उस तरह का एफर्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा सर। वेलफेयर आप कर रहे हैं स्टेट का, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात जहां तक आ रही है, कांग्रेस का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारे मित्र बात कर रहे थे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में तो मैं कांग्रेस को रिक्वेस्ट करूंगा इनका साथ दें, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज है, जितना ये लोग फोकस कर रहे हैं, अगर ये बीजेपी सरकार कह रही है कि लोगों को मोटिवेट कर रही है सोलर एनर्जी पे, तो व्हाई नॉट? क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जी। लेकिन इसमें एक पेज फंस रहा है ना सर, इसमें एक पेज फंस रहा है। बट सोलर एनर्जी आप 150 यूनिट कह रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी सोलर पैनल के लिए भाई पैसा कहां से लाएगा? ये भी तो एक इशू आएगा ना, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी सरकार को देनी चाहिए। आरपी विजय साहब जवाब दीजिएगा जल्दी से, समय मेरे पास कम है, जल्दी से 30 सेकंड में। अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है जी। कि ये 100 यूनिट अब हम बंद कर रहे हैं। हमने ये कहा कि 100 की जगह हम 150 देंगे, बट 150 उनको मिलेगी जो सोलर रूफ पे काम करके, जो सूर्य घर योजना है प्रधानमंत्री की, उसके अंदर करेंगे। ठीक है सर, ये पूरी डिटेल नहीं आई है, इसलिए ये आक्षेप लगाना गलत है कि हम सब्सिडी बंद कर रहे हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन राजस्व प्राप्ति या स्टेट की जो इनकम है सर, ये जो राजकोषीय घाटा है, ये किस तरीके से प्लान हो राजस्थान में कि जो ये, और मैं कहता हूं कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट भी अगर कोई अच्छा काम कर रही है कैपेक्स के लिए, देखो मैं आपको बताऊं, जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में है, हमारी एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम मैच नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमारा ये चाह रहे हैं हम कि ऐसे भी करके हमारी कैपिटल इनकम बढ़े। वो कैसे बढ़े कि सपोज करो आज हम रिफाइनरीज है, वहां से हमारा पैसा है, माइन से हमारा पैसा है, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उनके अंदर से हमारा पैसा आना चालू हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको किस तरीके से उसकी ग्रोथ की जा सके ताकि उसको कंटेन कर सके, हमारा जो डेफिसिट है उसको हम कंटेन कर सके, और तो हमारा नॉर्म्स है। ठीक है, ये चुनौती एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि आज मेरे पास समय कम है, मैं टोक रहा हूं सर, थोड़ा सा रोक रहा हूं, समय आज माफ कीजिएगा कम है। दिनेश रनेजा साहब भी इंतजार करते रह गए, एक ही बार मैं जा पाया सर, आज के लिए माफी चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये चुनौती भजनलाल सरकार के सामने रहेगी अगले सालों में कि ये जो राजस्व प्राप्ति है और फिजिकल और रेवेन्यू जो डेफिसिट है, इसको किस तरीके से कम किया जाए, वो लोन इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है उसको किस तरीके से कंट्रोल करके जनता को राहत दी जाए, और जो घोषणाएं और जो ऐलान बजट में किए जा रहे हैं वो 100% किस तरीके से अमल में लाए जा सके, इंप्लीमेंट किए जा सके। इसी सवाल के साथ आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा TV9 राजस्थान। नमस्कार।